हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जसपुर सामरी पाठ प्रदेश पर बात करेंगे। ठीक है, हमने दंडकारण्य का पठार कंप्लीट किया, हमने पूर्वी बघेलखंड के पठार कंप्लीट किया और आज हम पूरा करने जा रहे हैं जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ठीक है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ठीक है, अगर हम जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो जसपुर जिले में पड़ता है। सर्वाधिक विस्तार जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का किस जिले में है? जसपुर जिले में है। और इसका विस्तार बलरामपुर के दक्षिणी भाग में और आपका सरगुजा जिले का जो पूर्वी हिस्सा है, जो आपका सीतापुर मैन पार्ट वाला हिस्सा है, वो भी इस पाठ प्रदेश में शामिल किया जाता है। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश संपूर्ण जसपुर जिला, बलरामपुर का दक्षिणी हिस्सा और सरगुजा जिले का पूर्वी हिस्सा इस पाठ प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर है, 6208, और प्रतिशत विस्तार की बात की जाए तो 4.59% में इस पाठ प्रदेश का विस्तार है। 6208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 4.59% पे इस भाग का विस्तार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, हमने पहाड़ सुना, हमने पर्वत सुना, हमने पठार सुना। ये पाठ क्या होता है? पाठ रीजन। ठीक है, अगर हम पाठ को समझें तो पाठ वास्तव में क्या है? पहाड़ और पठार का मिश्रित रूप है। ठीक है, मतलब अगर हम पाठ की बात करें तो इसकी जो आकृति है वो सीढ़ी नुमा है। ठीक है, ये क्या है? सीढ़ी नुमा इसकी आकृति है, सीढ़ी के समान इसकी संरचना है। ये पठार के समान ऊंचा है, लेकिन इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है? सपाट है, वो मैदानी है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? पाठ होता है। पाठ एक मिश्रित गुणधर्म है पहाड़ और पठार का, जिसकी आकृति सीढ़ी नुमा है और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है? सपाट है, मैदानी है। ये बात आपको याद रखना है, समतल है। इसे हम पाठ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये भी सभी भौतिक प्रदेशों में विशेष स्थान रखता है पाठ प्रदेश। ठीक है, ये शुरुआती आपके कथन है जिसको आपको दिमाग में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो झारखंड है, ये जो झारखंड है, उड़ीसा है या छत्तीसगढ़ है, इसमें छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। और ये जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है ये छोटा नागपुर के पठार का ही एक हिस्सा है। इसका ढाल जो है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है। यहाँ से निकलने वाली नदी जो है वो दक्षिण पूर्व की तरफ क्या होती? प्रवाहित होती है, जिससे हमको समझ में आता है इसका जो ढाल है वो कहाँ है? दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, ये बेसिक बात है। अगला बात आपको याद रखनी, अगली बात जो याद रखनी है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे छोटा है, सबसे ऊंचा है, सबसे कम तापमान यहाँ का दर्ज किया जाता है और सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। ये चार बातें आपको याद रखनी है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। पहली बात कि ये सबसे ऊंचा है, सभी भौतिक प्रदेश में सबसे ऊंचा है। दूसरा, सबसे छोटा है। तीसरा, सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है, तापमान सबसे कम है यहाँ पर शीतकाल में। ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे कम तापमान और सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, चारों भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर नोट करिएगा कि हमने कल पढ़ा कि अबुझमाड़ की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है 187.5 सेंटीमीटर, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया है। हम भौतिक प्रदेश की बात जब करेंगे तो सर्वाधिक वर्षा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में दर्ज होती है। ठीक है, भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में दर्ज की जाती है और पर्टिकुलर अगर हम एरिया की बात करें तो वो अबुझमाड़ की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर 172 सेंटीमीटर वर्षा जो है औसतन होती है। कहाँ पर? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में।
सबसे कम तापमान का मतलब है कि शीत ऋतु में या जब विंटर का सीजन आता है तो यहाँ पर का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है? 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, इसलिए सबसे कम तापमान है। सबसे छोटा है वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 6208 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और सबसे ऊंचा है, सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा स्थित है। ठीक है, गौरलाटा जो है पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, 1225 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, 1225 मीटर हाइट है गौरलाटा की। ये पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, इसलिए इसे हम सबसे ऊंचा कहते हैं। ठीक है, इस पूरे पाट प्रदेश को कई भागों में विभाजित किया गया है, उनका नाम हम क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखेंगे और उनके बारे में भी। देखिए, ये जो है आपका, ये है मेन पार्ट, इसको भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आप याद रखिए ये है मेन पार्ट। ठीक है, मेन पार्ट के बाद ये है आपका जारंग पार्ट। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। अभी आप मैप में समझ लीजिए, ये मेन पार्ट है, पार्ट प्रदेशों में सबसे पश्चिम में पड़ता है मेन पार्ट। उसके बाद आपका जारंग पार्ट है, जारंग पार्ट के बाद ये वाला जो भाग है ये सामरी पार्ट है, सामरी पार्ट के नीचे पंडरा पार्ट पड़ता है, ये पंडरा पार्ट है। और पंडरा पार्ट के नीचे ये जसपुर पार्ट है। ठीक है, और जसपुर पार्ट का जो निचला हिस्सा है इसे पत्थलगांव लैलूंगा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। ठीक है, तो अब हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, या नाम हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मेन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या? मेन पार्ट। मेन पार्ट के जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको पड़ेगा जारंग पार्ट। ठीक है, जारंग पार्ट के बाद सामरी पार्ट। सामरी पार्ट के दो हिस्से हैं, इसका जो पूर्वी भाग है ये कहलाता है जमीर पार्ट, और इसका जो पश्चिमी भाग है उसको बोलते हैं लहसुन पार्ट। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो जारंग पार्ट है और सामरी पार्ट है, उसके नीचे है आपका यहां पर पंडरा पार्ट। ठीक है, पंडरा पार्ट के नीचे है जसपुर पार्ट, और जसपुर पार्ट के जो नीचे है वो आपका पत्थलगांव लैलूंगा का पठार है। क्या है? पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। तो ये इसका लोकेशन है। ठीक है, ये आपका मेन पार्ट हो गया। याद रखेंगे नाम, इसको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज में आपको नाम याद रखना है, मेन पार्ट, जारंग पार्ट, लहसुन पार्ट, सामरी पार्ट, जमीर पार्ट। नीचे है पंडरा पार्ट और उसके नीचे है आपका जसपुर पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन पार्ट, ये हो गया जारंग पार्ट, ये हो गया लहसुन पार्ट, ये सामरी पार्ट और ये जमीर पार्ट, ये आपका पंडरा पार्ट, ये जसपुर पार्ट और ये पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। ठीक है, लोकेशन आपको समझ में आ रहा है। वहाँ पे डायग्राम थोड़ा छोटा है, लेकिन हमको इस सीरीज़ में याद रखना है नाम। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी पार्ट हैं जिनका नाम अभी देखेंगे हम, कुछ पहाड़ियाँ हैं उनका नाम भी देखेंगे। चलिए पहले हम देखते जाते हैं, मेन पार्ट से हम शुरुआत करते हैं। मेन पार्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, मेन पार्ट आपको याद रखना है, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इसलिए शिमला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ठंड के दिनों में या शीत ऋतु में तापमान जो होता है सबसे कम हो जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है मेन पार्ट में। ठीक है, जो कि 0 डिग्री से भी कम तापमान हो जाता है। और उसके बाद इस क्षेत्र में क्या होता है, ये पूरा जो क्षेत्र है बर्फ से क्या हो जाता है? आच्छादित हो जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि मैन पार्ट जो है वो कर्क रेखा के समीप है और दिसंबर माह में सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा के लंबवत होती है, मतलब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। तो मकर रेखा अपोजिट है कर्क रेखा के, तो ये वो समय है जब सूर्य अधिकतम दूर होता है कर्क रेखा से। कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर कब होता है? दिसंबर माह में। तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। दूसरा कारण है कि ये प्रदेश ऊंचाई पर स्थित है। इसकी हाइट जो है मैन पार्ट की ये है 1152 मीटर। तो हाइट पे है इसलिए भी सबसे ठंडा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप वातावरण में एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? तापमान गिरता चला जाता है। तो ऊंचाई पर होने के कारण और मकर रेखा से बहुत दूर स्थिति होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। मैन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिनी तिब्बत कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर बौद्ध मॉनेस्ट्री है, बौद्ध टेम्पल है। कहाँ पर? मैन पार्ट में। और 1962 में 1962 में, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया था? तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ठीक है। जब चीन ने क्या किया था? तिब्बत पर आक्रमण किया था और तिब्बत को अधिग्रहित कर लिया था, तो वहाँ पर जो तिब्बती आपके बौद्ध थे, ठीक है, दलाई लामा जो थे, वो सारे कहाँ आ गए थे? भारत आ गए थे। तो भारत में पंडित नेहरू ने उनको क्या दिया था? शरण दिया था। और शरण देने के पश्चात कुछ तिब्बतियों को मैन पार्ट में बसाया गया था, इसलिए हम इसे मिनी तिब्बत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये दो बात। तीसरी बात, इसकी हाइट। इसकी चौड़ाई है 29 मीटर। ये 29 मीटर चौड़ा है। स्थिति है सरगुजा जिले में। स्थिति कहाँ पर है? सरगुजा जिले में। सरगुजा का जो सीतापुर तहसील है वहाँ पे इसकी स्थिति है। ठीक है। इस मैन पार्ट से ही मांड नदी का उद्गम होता है। ठीक है। हमने मांड नदी पढ़ा, महानदी अपवाह तंत्र में। महानदी की एक सहायक नदी है मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम स्थान है मैन पार्ट से। मैन पार्ट से मांड नदी का उद्गम होता है। सरभंजा जलप्रपात है। ठीक है। और पर्यटक स्थल में यहाँ पर टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है, फीस पॉइंट है, मेहता पॉइंट है। बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं? दार्शनिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। इस पूरे क्षेत्र में बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका प्रचुर भंडार है। इस पूरे क्षेत्र में क्या है? बॉक्साइट प्रमुख खनिज पाया जाता है। मैन पार्ट में भी क्या है? खनिज के भंडार हैं। देखेंगे जैसे ये जो दंडकारण्य का पठार है, यहाँ पर लौह अयस्क जो है वो प्रमुख है, सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला खनिज है। पूर्वी बघेलखंड के पठार का महत्वपूर्ण खनिज है कोयला। ठीक है। गोंडवाना की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर, गोंडवाना की चट्टानें हैं, कोयला का भंडार है। और आपका ये जो पाट प्रदेश है यहाँ पर बॉक्साइट का प्रमुख भंडार है। यहाँ पर आपका जो बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप की चट्टानें ये पाई जाती हैं। ठीक है। तो बेसाल्ट या लावा क्या होता है, ये हम बाद में बात करेंगे खनिज के चैप्टर में। अभी आप याद रखिए कि यहाँ पर बॉक्साइट जो है इसका भंडार पाया जाता है। ठीक है। तो ये मैन पार्ट हो गया। मैन पार्ट में अगर हम कृषि की बात करें, फसल की बात करें, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती। तो लैटेराइट मिट्टी पाने के कारण क्या होता है? सीढ़ीनुमा आकृति एक तो सीढ़ीनुमा आकृति होने के कारण क्या होता है? जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है। दूसरा निक्षालन होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? निक्षालन होता है। तो ये दो कारण यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बागानी फसल ली जाती है। ठीक है। यहाँ पर मोटे फसलों को उगाया जाता है। तो आपका जैसे कटहल हुआ, लीची हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ या चाय हुआ, इस प्रकार की फसल इन क्षेत्रों में ली जाती है। ठीक है। तो मैन पार्ट में भी उसी प्रकार की फसलें ली जाती हैं। मैन पार्ट के बाद जारंग पार्ट। मैन पार्ट के बाद हम क्या करेंगे? जारंग पार्ट पे बात करेंगे। तो जारंग पार्ट के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी स्थिति भी सरगुजा जिले में है। लुंड्रा तहसील, सरगुजा जिले का जो लुंड्रा तहसील है, लुंड्रा तहसील में इसकी स्थिति है। और जारंग पार्ट के बारे में याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडारण इसी पार्ट में है।
जारंग पाट में ही क्या है, सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम सामरी पाट की तरफ, ठीक है। तो ये जो सामरी पाट है, सामरी पाट वास्तव में इस पाट प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग है। इसे हम ऊंच पाट भी बोलते हैं, ऊंच पाट या उच्च पाट, ठीक है। सामरी पाट को ऊंच पाट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ही छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ऊंची चोटी गौरलाटा स्थित है। सामरी पाट में क्या है, गौरलाटा जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है 1225 मीटर, ये कहाँ स्थित है, सामरी पाट में स्थित है। तो सभी पाट प्रदेशों में सर्वाधिक ऊंचा है, इसलिए इसे ऊंच पाट कहा जाता है। जबकि जसपुर पाट को नीच पाट या लोरो पाट कहा जाता है। जो जसपुर पाट है, ये जो नीचे है, इसे हम नीच पाट या लोरो पाट कहते हैं, ठीक है। तो ये सामरी पाट है। सामरी पाट के दो हिस्से हैं, एक आपका जमीर पाट और एक आपका लहसुन पाट। सामरी पाट का जो पूर्वी भाग है ये जमीर पाट कहलाता है। जमीर पाट में भी बॉक्साइट का पर्याप्त भंडार है, इसलिए इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। जमीर पाट को क्या कहा जाता है, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। जबकि जारंग पाट में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है। जारंग पाट में बॉक्साइट अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, यहाँ पर भी बॉक्साइट का भंडार है, लेकिन सर्वाधिक जारंग पाट में। लहसुन पाट सामरी पाट का पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है। सामरी पाट का पश्चिमी हिस्सा क्या है, लहसुन पाट है। और लहसुन पाट का भी जो पश्चिमी हिस्सा है इसको हम जाता पाट बोलते हैं, याद रखना। लहसुन पाट का पश्चिमी हिस्सा जो है वो जाता पाट कहलाता है, ठीक है। ये बात और याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये हो गया सामरी पाट के बारे में। पंडरा पाट की बात करें हम, तो पंडरा पाट जो है ये जसपुर जिले में, कहाँ पर है, जसपुर जिले में है। जसपुर जिले का जो ऊपरी भाग है ये पंडरा पाट है। पंडरा पाट में हमने पढ़ा कि यहाँ से कन्हार नदी और ईब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। पंडरा पाट से क्या होता है, कन्हार नदी और ईब नदी का उद्गम होता है। कन्हार नदी उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है और ईब नदी दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित हो जाती है। तो ये जो पंडरा पाट है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। पंडरा पाट में खुड़िया पहाड़ है। पंडरा पाट में क्या है आपका, खुड़िया पहाड़ है। खुर्जा की पहाड़ी है, ठीक है। खुर्जा की पहाड़ी और खुड़िया की पहाड़ी, ये कहाँ पर है, पंडरा पाट में। तो जो खुड़िया की पहाड़ी है, ठीक है, खुड़िया की पहाड़ी और खुर्जा की पहाड़ी, तो खुर्जा की पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। खुर्जा की पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है और खुड़िया की पहाड़ी बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। तो बखोना चोटी है, खुड़िया की पहाड़ी है और खुर्जा की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर खुड़िया जलप्रपात भी है, खुड़िया रानी, हमने जलप्रपात की सीरीज़ में पढ़ा, इसलिए जलप्रपात पर फोकस यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। वो जलप्रपात वाले सीरीज़ का आप वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पंडरा पाट हुआ। पंडरा पाट के बाद जसपुर पाट। पंडरा पाट के बाद आपको क्या याद रखना है, जसपुर पाट याद रखना है। सभी पाट में सर्वाधिक बड़ा है जसपुर पाट जो है, ये सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। इसकी स्थिति जसपुर जिले में है। कहाँ है, जसपुर जिले में इसकी स्थिति है। जसपुर पाट सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। जसपुर पाट का जो आपका निचला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। क्या बोलते हैं, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार, ठीक है। तो ये सामान्य सी बात आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में याद रखनी है। जसपुर पाट का ही निचला जो हिस्सा है यहाँ पर बेने पाट भी है। क्या है, बेने पाट। तो बेने पाट भी पाट प्रदेशों का एक हिस्सा, ये आपको याद रखना है। बेने जलप्रपात है, बेने पाट है, कहाँ पर, जसपुर में। तो ये सारी बात आपको इनके बारे में याद रखनी है। देखिए, सबसे पहला काम आप करेंगे कि जसपुर पाट की स्थिति विस्तार आप याद रखिए, उसका क्षेत्रफल याद रखिए, प्रतिशत याद रखिए, पाट का नाम याद रखिए, पाट की स्थिति लोकेशन के साथ कि पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, ठीक है।
पार्ट का नाम याद रखने के बाद फिर आप याद रखिए कि उस पार्ट की विशेषता क्या है। ठीक है, तो मैंने जो मेन पार्ट की विशेषता बताई, जैसे हमने यहाँ पर कृषि के बारे में पढ़ा, तो वो सब इन पार्ट प्रदेशों में भी शामिल होगा। खनिज के बारे में पढ़ा तो खनिज सभी पार्ट प्रदेशों में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का जो यहाँ पर क्लाइमेट है या जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, या फिर जो ढाल है, वो सब क्या होगा, एक समान ही होगा। इसलिए उनको हमने यहाँ पर नहीं बताया। जो मेन पार्ट के बारे में हमने पढ़ा वही इन सब पार्ट की भी विशेषता है, लेकिन कुछ अलग से विशेषता मेन पार्ट की है वो हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर हमने देखा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश समाप्त होता है। जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक वो आपसे बनेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, प्रयास करिए कि आप इसे 1-2 बार ध्यान से देखें, नोट्स बनाते चलें ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े और आप क्विक रिवाइज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि हम तो सीरीज़ कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है, बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं कि सर कैसे याद करें चीज़ों को। ठीक है, तो याद करने का सबसे सरल तरीका है प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए कुछ लोग बोलते हैं रटना गलत बात है। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है रटना। रटना इज़ अ गुड थिंग, मगअप करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप मगअप करते हैं, रटते हैं, तो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बार बार आप उसे पढ़ते हैं तो आप रट पाते। तो रटना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप समझते हुए रटते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप रटना मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को रटते हैं, जैसे हमको मेन पार्ट पढ़ना है तो हम उसको बार बार पढ़ेंगे तब हम रट पाएंगे। ठीक है, तो जो रट नहीं पाता वो इसे बेकार बोलता है, लेकिन रटना बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आप क्या करें याद करने के लिए, कि जैसे आपने कुछ भी डे 1 में पढ़ा या डे 2 में पढ़ा या डे 3 में पढ़ा, डे 4 में पढ़ा, ऐसे करके प्रॉपर इंडेक्स बनाते चले जाइए कि हम रोज़ क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि डे 1 में जैसे आपने जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश पढ़ा, आप लेक्चर देखिए। लेक्चर देखने के बाद सबसे पहला जो काम है वो आप रिमाइंड करिए उसे, कि आपने जो लेक्चर देखा वो आपको कितना याद आ रहा है। लेक्चर देखने के बाद रिमाइंड करना है हमको। रिमाइंड करने में जितनी भी चीज़ें याद आ रही हैं आप उसे नोट कर लीजिए एक कॉपी में। ऑलमोस्ट चीज़ें, अगर आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। उसके बाद आप क्या करिए, उसे लिख लीजिए, नोट करिए रफ कॉपी में। नोट करने के बाद अब जो चीज़ें छूट गई हैं वो अपने नोट्स से पढ़िए, स्टडी करिए आप। ठीक है, नोट्स से क्या करें, स्टडी करें। स्टडी करने के बाद फिर से रिमाइंड करें, फिर से स्टडी करें, और ये स्टडी रिमाइंड की प्रक्रिया चलती रहेगी। और तब तक आपको ऐसा करना है जब तक आपको वो टॉपिक 100% याद नहीं हो जाता। 100% लर्न करने के तक आपको क्या करना है, स्टडी, रिमाइंड और राइटिंग, ये 3 चीज़ करनी है। आप रिमाइंड करिए, फिर स्टडी करिए, फिर राइटिंग करिए। तो इस प्रक्रिया में हो सकता है 30 मिनट, ठीक है, कोई बड़ा टॉपिक है तो 60 मिनट ऐसे लगते हैं। इतना काम आपको करना है। फिर जब आप स्टडी और रिमाइंड कर लेंगे, इसको लर्न करेंगे, तो अब अगला काम जो है वो आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे आप, किसी भी ऑब्जेक्टिव को जब आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो CGPSC में पूछा गया हो या व्यापम की किसी परीक्षा में आया हो, तो उसको सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ऑब्जेक्टिव करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परीक्षा में गलती होने की संभावना कम होगी। अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हैं टॉपिक के साथ साथ तो गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो ऑब्जेक्टिव करना मस्ट है। आप डे 1 में ही क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर आप डे 2 में कुछ भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ने से पहले डे 1 का रिवाइज करना है। डे 3 में डे 1 का रिवाइज करना है, डे 2 का रिवाइज करना है। डे 4 में डे 1, डे 2, डे 3 रिवाइज करना है। मतलब प्रत्येक दिन आपको पहले पेज से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है, शुरुआती चरण में। मतलब आप जब चौथे दिन पढ़ेंगे तो आपका जो पहला टॉपिक है वो 4 बार आपने पढ़ लिया है। तो जब आप 4 बार किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, 10 दिन में 9 बार आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आपसे बेहतर उस टॉपिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको वो क्या करना है, डेली रिवाइज करना है।
फिर क्या होगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर कि एक साथ हम इतना सारा कैसे रिवाइज करेंगे। तो शुरू में क्या होता है, आपको 60 मिनट लगा, जब आप अगले दिन रिवाइज करेंगे तो आपको 20 मिनट्स ही लगेंगे। फिर आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप 5 मिनट 10 मिनट में उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। तो एक टॉपिक रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट ही लगता है, बशर्ते आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या होगा कि बहुत सारे विषय हैं, आपको अलग अलग विषय पढ़ने हैं। ठीक है। 30 दिन की आपकी छत्तीसगढ़ की क्लास हो गई। अब आप कैसे करेंगे, तो अब आप एक दिन में रिवाइज मत करिए, उसको 3 दिन या 4 दिन में रिवाइज करिए, हफ्ते भर में रिवाइज करिए, लेकिन आपको इस रिवाइज की प्रक्रिया को बार बार जारी रखना पड़ेगा। तब आप क्या कर पाएंगे, हर विषय को बेहतर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, बेहतर आपको याद रहेगा वो चीज़ और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, यकीन मानिए। और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो पूरा सिलेबस आपको बर्डन लगता चला जाएगा और आप उस बोझ तले दब जाएंगे और उससे बाहर आने का प्रयास करने लगेंगे और अपने लक्ष्य से आप भटक जाएंगे। इसलिए रिवाइज करना और ये तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक बात मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो बहुत इजी होता है। ठीक है। इसमें बड़े बड़े थ्योरम्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ साइंस नहीं पढ़ना है या आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है। बहुत आसान सिलेबस होता है 12th लेवल तक का। जो भी सिलेबस है वो बहुत हाई नहीं होता, 10th और 12th लेवल का सिलेबस होता है। ठीक है। बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन हम इसे नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, उसका कारण ये है कि वो रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है। सिलेबस आसान है, इसे ऐसे समझिए कि जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाना। मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता। सुबह उठना है, ठीक है, फ्रेश अप होना है, शूज़ पहनना है और मॉर्निंग वॉक पे जाना है। आधे घंटे में 1 घंटे में आप जाकर वापस आ सकते हो। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाना मुश्किल है। ठीक है। उसी प्रकार रेगुलर कंसंट्रेशन से पढ़ पाना मुश्किल है। ठीक है। तो वो सब चीज़ क्या करना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा बाकी चीज़ों को। अगर आप रेगुलर 4 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं तो ये सारा सिलेबस आपके मुट्ठी में हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका परफॉर्मेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।